गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी 80 के दशक की कहानी है। ये कहानी उस वक्त की है। हालांकि अगर आप लोगों में से जो राजस्थान के इर्द गिर्द के लोग होंगे, उनको वो इस कहानी को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी उसी के आस पड़ोस की है। हालांकि जिस वक्त की ये कहानी है और जिस चीज का इन कहानी में फायदा उठाया गया था, ये चीजें अभी भी राजस्थान में मौजूद हैं। हर जगह नहीं है, कुछ कुछ इलाके में, खास करके पिछड़े इलाके, गांव देहात में अभी भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत करते हैं। 1 मार्च 2024 को बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था लापता लेडीज। दरअसल इस फिल्म की कहानी बहुत ही अजीब सा था। हुआ कुछ ऐसा था इस फिल्म में कि बताया जाता है कि इस कहानी को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। दरअसल फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक शादी होती है, और शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ जा रही थी ससुराल, और उन्हें सफर करना था ट्रेन के जरिए। एक ऐसी सीट पर वो दुल्हन जाकर के बैठ जाती है जिस सीट पर वहां पहले से ही एक दुल्हन बैठी हुई थी। रात का वो समय होता है, दुल्हन का घूंघट कुछ ज्यादा नीचे था, इसीलिए दूल्हा जब अपने स्टेशन पर आकर के उतरता है तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि वो अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा है या किसी और की दुल्हन को। दरअसल गलती से वो किसी और की दुल्हन को लेकर के पहुंच जाता है, और जब घर जाकर के घूंघट उठाया जाता है तो पता चलता है कि वो अपनी नहीं बल्कि किसी और की दुल्हन को उठा करके ले आया है। उसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है। दुल्हन को ढूंढने के लिए जिस तरह से मुशक्कत करनी पड़ती है, यही लोगों को बेइंतहा पसंद आती है, और पूरी कहानी लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। घूंघट के जरिए ही एक व्यक्ति, जो कि तकरीबन 250 से अधिक लड़कियों का सुहाग जिसने चुराया, और सिर्फ सुहाग नहीं, सुहाग के साथ साथ उनके सारे जेवरात को भी चुरा करके वो रफू चक्कर हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर, और यह कहानी जोधपुर के एक छोटे सी गांव की है। बात कर रहा हूँ 1985 की। 17 साल की एक लड़की जिसका नाम होता है कविता। दरअसल यह एक काल्पनिक नाम है। कविता के घर में रात के लगभग 10 बजे के आसपास का यह वाक्य है। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बाहर से आवाज आती है कि मैं मनोज बाड़मेर से आया हूँ। अब घर में जो उसने उसकी जो चाची होती है दुल्हन की, साथ ही जो माँ होती है, पिताजी या बाकी के जो उस घर के मर्द थे, वो घर में नहीं थे उस वक्त, कहीं बाहर गए हुए थे। दरअसल यह जो बाड़मेर का रहने वाला मनोज है, वो इस कविता से का पति होता है, और कविता की शादी साल 1981 में होती है। लेकिन शादी जरूर होती है, लेकिन उसका गौना नहीं होता। वो एक ऐसा दौर था जब नाबालिग लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, और कई साल बाद उनका गौना हुआ करता था। तब तक जो है दूल्हा दुल्हन आपस में कभी भी मुलाकात उनकी नहीं हुई होती थी। उस वक्त का दौर ही कुछ ऐसा था, इसलिए मनोज ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, थोड़ी रात ज्यादा हो गई थी, इसीलिए अगर ऐतराज ना हो तो मैं आज की रात यहाँ पर रुक जाता हूँ। अब घर का जमाई था, रोकता कौन उसे, कौन मना कर सकता था। अब कविता खुश हो जाती है, उसका दूल्हा घर पे आया हुआ, और जो चाची है और जो माँ है वो एकदम से तैयारी में जुट जाती है कि जमाई राजा आया है। इसके लिए खाना वाना का इंतजाम किया जाता है। अब जैसे ही खाने पीने का इंतजाम होता है, खाना खाने के बाद सविता खुद लेकर के जा रही थी खाना, और जब भी वो अपने पति के पास जाती, वो चहचहा रही थी, खिलखिला रही थी। हालांकि मनोज ने साफ साफ कह दिया उस कविता से कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है, हमसे बातचीत करनी है, तो एक जो दुल्हन का जो रीति रिवाज होता है वो पूरी तरह से दुल्हन के तरह सज सवर के आ जाओ, उसके अलावा मेरे पास मत आना। कविता ने यह बात जाकर के अपनी माँ को बताया, तो माँ को उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। माँ ने सुना और कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, गौना होकर के वैसे भी तुम्हें ससुराल ही जाना है, इसमें अगर वो बुला रहे हैं तो बिल्कुल तैयार होकर के चले जाओ, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। कविता पूरी तरह तैयार होकर के सज धज कर बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे जेवर वेवर पहन के अपने साथ श्रृंगार वगैरह करके, और उसी के साथ वो पहुंच जाती है अपने पति के पास। हालांकि जो वहां पहले से इंतजार कर रहा था उसका पति मनोज, वो जान जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, और कम से कम कई घंटे बीत जाते हैं।
उसके बाद जो उसके जेवरात थे वो उतार करके एक तरफ रख दिए जाते हैं। उसके बाद उनके जो भी पति पत्नी के आपस में होते हैं वो उनका सुहाग चढ़ाता है, और जब दूल्हा आराम से दुल्हन सो जाती है तो सोने के बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त था, वो मौका पाते ही वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अपने साथ में वो चुपचाप ले गया था, बल्कि उनके सारे जेवरात को भी लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। जब बात जेवरात उतर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, ठीक करवा दूंगा मैं इसे, थोड़ा सा नए डिजाइन का मैं ले आऊंगा बनवा करके। लड़की खुश हो जाती है दुल्हन, क्योंकि उसकी जिंदगी की यह पहली ऐसी रात थी जब उसने अपने पति के साथ वो बिताई थी। वो चला जाता है। उसके बाद उसके जो घर परिवार के बाकी सदस्य थे, 1-2 दिन के बाद वापस लौट करके आता है, और यह बात आई गई सी जैसी चीज हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाड़मेर से मनोज आए थे और इस तरह से वो रुके थे। घर वालों के लिए कोई ये नई बात नहीं थी, बहुत आराम से थी, क्योंकि एक जमाई अगर अपने ससुराल में आकर के रुका है, अपनी दुल्हन के पास अगर आकर के रुका है, तो इसमें कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन 1 महीने का वक्त बीत जाता है। 1 महीने के बीतने के बाद जमाई फिर से वापस आता है। अब जैसे ही जमाई राजा दोबारा आता है, उस वक्त जो कविता के पिता होते हैं वो घर पर ही मौजूद थे। कविता के पिता ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि घर के जमाई आए हैं और देखो जरा खाने पीने का इंतजाम करो। अब घर में जो भी महिलाएं थी, यानी कि कविता की माँ हो, चाची हो, या और भी जो सदस्य थे, वो जमाई राजा के खाने पीने का इंतजाम करने में लग जाते हैं। जमाई राजा को रात को रुकना था, और अपनी दुल्हन के साथ जैसे ही जमाई राजा जाते हैं तो दुल्हन का घूंघट उठा करके जब देखते हैं, तो घूंघट उठाकर देखने के बाद दुल्हन ने जो दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये वो मनोज नहीं था जो 1 महीने पहले आया था, यानी कि जो उसके सुहाग चुरा करके 1 महीने पहले चला गया था, उसकी ज्वेलरी और जेवरात जो लेकर के चला गया था, ये वो मनोज नहीं है। इस बात को देखने के बाद उसे एक चक्कर सा आ जाता है, और चक्कर आने के बाद वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो घर वाले भी मौके पे आते हैं, और जब मौके पर आते हैं तो इस बीच में देखा जाता है कि यह जो मनोज है ये वो मनोज नहीं है। लड़की अपनी माँ से बताती है ये बात, और माँ चाची अब दोनों पूरी कहानी बयां करती है। तो चाची कहती है कि इस बात की किसी को भनक न लग जाए, अगर इस बात की भनक लगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यह व्यक्ति तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं। अब जैसे ही यह बात आती है तो मनोज पूछता भी है कि आखिर क्या हुआ था, तो कोई ना कोई बहाना बनाने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई थी, या फिर कुछ और ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यहीं पे दबा दिया जाता है। लेकिन जब पूरे परिवार में यह बात फैल जाती है तो परिवार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था जो घर में आया था, जमाई राजा बनकर रुकता है और लड़की के साथ उनका सुहाग चुरा करके चला जाता है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरह की वारदात हो ही रही थी और होती आ रही थी। और कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च करता था कि कौन से घर में आज मर्द नहीं है, और कौन ऐसी लड़कियां हैं कौन से घर में जिसकी शादी हुई है, गौना नहीं हुआ है। कुछ ऐसी ही लड़कियों का वो तलाश किया करता था। उसके बाद जो अपने ससुराल में नहीं गई है, विदा होकर ऐसे ही घरों की वो तलाश में लगा रहता था। अब चाहे जोधपुर हो, बाड़मेर हो, अलग अलग जगहों के अलग अलग गांव में ऐसे घरों को चिन्हित करता था, और वहां जाता था। रात को ऐसे वक्त में जाता था जिससे कि घर वाले मना न कर पाए। महिलाओं के जो घूंघट होते हैं, राजस्थान का एक प्रथा है, वो अपने घूंघट को बहुत नीचे करके रखते हैं। तो महिलाएं कई बार पहचान भी नहीं पाती है। शादी होती भी होगी तो उस वक्त में ऐसे घूंघट नीचे होता होगा तो वो अपने दूल्हे को देख ही नहीं पाते होंगे। यह वो दौर था जब ना मोबाइल था, न ठीक से टेलीविजन ने अपने कदम रखे थे दुनिया के अंदर, और ना ही ये अन्य जो प्रिंट मीडिया के साधन थे उसमें थे। साथ ही जो फोटोग्राफी थी वो भी काफी लिमिटेड थी, क्योंकि काफी कॉस्टली होती थी। लिमिटेड लोगों की खींच पाते थे, क्योंकि बात 1985-86 की हो रही है। और इस तरह से लगातार जमाई जो था वो चोर बन के जाता था, और सुहाग चुरा करके किसी भी लड़कियों का, अलग अलग लड़कियों का सुहाग चुरा करके वहां से सारा सामान समेट करके और चुपचाप वहां से आराम से निकल जाता था, और किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती थी। जब वो लड़की अपने दूल्हे को देखती है तब जाकर के पता चलता है कि उसके साथ जो सुहाग रात मनाया था वो कोई और मना के चला गया, और जो उसके पैसे थे या उसके ज्वेलरी थे वो भी लेकर के चला गया। इस तरह से जो ये लगातार चल रहा था, जब ऐसे चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है, और जब यह बात 24 अगस्त 1988 की है, और बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है चौटन, और उसी का ही एक गांव लगता है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है।
और जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया तो इस बीच में जो आवाजें आती है कि कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जमाई हूं। और जब जमाई वाली बात आती है तो घर का दरवाजा खुल जाता है और खुलने के बाद वो आराम से बैठता है। उसके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि बिजली हर गांव में अभी तक नहीं पहुंचे थे। ज्यादातर शहरों में ही बिजली हुआ करती थी, इसीलिए जब रात में पहुंचता था तो अंधेरे में महिलाएं वैसे भी नहीं पहचान पाती थी। कुल मिलाकर जैसे ही उसके घर के में नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाता है और जमाई के लिए व्यवस्था की जाती है, तो घर का जो मर्द था वो पहचान लेता है कि यह हमारा जमाई नहीं है, यह तो कोई और व्यक्ति है। 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको खूब पीटा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम है जियाराम जाट और वह लिमगन कोट का रहने वाला है। अब यहाँ से पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब हवालात में ले जाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, तो इसमें सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि इस तरह के मामले हो तो जरूर रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी बेटी के साथ जो भी कुकर्म हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं रेप ही हुआ था, थाने में जो मामले लिखवाए जा रहे थे उसमें वो रेप नहीं लिखवाते थे, बल्कि उसमें सिर्फ चोरी का मामला लिखवा कर वापस आ जाते थे। क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने रेप का मामला लिखवाए तो उनकी जो बेटी है उसको कोई अपनाएगा नहीं। चौटन थाने में मुकदमे की संख्या 4 होती है और बाड़मेर और कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज थे। समदरी, थोड़ी, मन्ना, जोधपुर, सदरपुर, गुरामलानी और बीजराड़ ऐसे थाने में लगभग एक एक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कुल मिलाकर इस तरह से 19 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके थे और 19 मुकदमों में ज्यादातर मुकदमे चोरी के ही दर्ज हुए थे कि रात में चोर आया और हमारी बेटी के सारे जेवरात लेकर के चला गया। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि उन्होंने उनका सुहाग भी चुराया है। उसके साथ हालांकि इस तरह से काम जो भी किया, लेकिन पुलिस ने इस जयराम जाट से पूछताछ की तो जयराम ने जो लोगों के सामने और पुलिस के सामने सच बताया, उसको सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं। 19 मुकदमे दर्ज हुए थे और उन्होंने 250 से ज्यादा ऐसी लड़कियों के साथ सुहागरात मनाने की बात स्वीकार की। और उसने जब पूरी कहानी बयां की कि किस तरह से घर में दस्तक देता था, पहले से ही रिसर्च किया करता था, और जब मर्द नहीं होते थे घर में, जब सिर्फ औरतें होती थी, और वो लंबे घूंघट के सामने वो पहुंचेगा और अपने दामाद को शायद वो पहचान नहीं पाएगा। और जो दुल्हन होती थी वो पहले से ही इतनी शर्मीली होती थी कि वो सुहागरात के सेज पर ना कोई विरोध कर पाती और ना ही किसी प्रकार का वो ऐतराज कर पाती, और आराम से अपने पति के साथ जैसे रहते हैं वैसे ही वो अपने पति के साथ पूरी रात गुजार करके बाहर आ जाया करती थी। लेकिन जब जयराम जाट ने पूरी कहानी बयां की कि 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ उनको तैयार करके उनके साथ रेप करके इस तरह से वो कुकर्म कर चुका है, तो इस कहानी की गूंज जब उस वक्त के लोगों के मुंह से, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तक इस तरह का डर उस इलाके से गया ही नहीं है। हालांकि वो दौर दूर तक फैल जाया करता था उस वक्त, ऐसा कोई संसाधन नहीं था, अगल बगल के गांव तक ही बात सीमित रहती थी, क्योंकि आज के जमाने का उस दौर का माहौल नहीं था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और तब लोगों ने कहा कि हमारे घर पे भी आया था, हमारे घर पे भी आया था। जब इस तरह की बातचीत होने लगी तो फिर मुकदमे जो हो रहे थे वो 19 ही रह जाते हैं। और पुलिस, क्योंकि पुलिस को जो तहरीर मिलती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। चोरी के मुकदमे दर्ज हुए थे तो चोरी के मुकदमे ही उनके ऊपर चलने थे, और जब ये पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद भी ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया करता था और इस तरह से चुपके से किसी के भी यहाँ जाता था और इस तरह की घटना को वो अंजाम दे करके वहां से ज्वेलरी लेकर के वापस निकल जाया करता था। और इस तरह जब मुकदमे चलते हैं तो वो ज्यादा दिन तक जेल में टिक नहीं पाता था, क्योंकि चोरी के मुकदमे जो पुलिस लगाती है तो वो सामान्य धाराओं में ही मुकदमा होता है। और ऐसे ऐसे चलता रहा। कुल मिलाकर जब 2016 का वक्त साल आता है, बाड़मेर जिले का एक खाड़िया खुर्द एक जगह लगती है, उसी के सरहद पर एक लाश मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पता चलता है कि उसके जो फेफड़े थे वो खराब हो गए थे, पूरी तरह से गल चुके थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि यह तो वही व्यक्ति है जिन्होंने 250 से ज्यादा लड़कियों का सुहाग चुराया है और उनके ज्वेलरी को लेकर के वहां से रफू चक्कर हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है
कि जिस तरह से अभी फिलहाल एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, और उसमें जो ट्रेन के अंदर जिस तरह से दिखाया गया, फिल्माया गया था कि दो दुल्हन एक ही सीट पर बैठी हुई है और दूल्हा अपने दुल्हन का हाथ पकड़ करके चला जाता है। घर जाकर पहुंचता है तो घूंघट उठाता है, जब तो पता चलता है कि यह तो दुल्हन उसकी है ही नहीं, है तो किसी और की दुल्हन लेकर के चला आया है। फिर वो अपने दुल्हन को ढूंढता है और यहाँ से भी इस व्यक्ति ने घूंघट का ही सहारा लेकर इस तरह से लड़कियों और महिलाओं को बेवकूफ बनाया और उसके साथ भी ऐसा करता चला गया। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।